अस्सलाम वालेकुम। आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और अब जो है कैंसर में जो हॉलमार्क्स हैं उसमें हॉलमार्क्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हॉलमार्क्स है वो एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस जिस तरह इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्लड वेस्कुलेचर। अच्छा, इसके लिए एक मुझे बड़ा अच्छा क्लिप मिल गया था, एक फिल्म है हॉलो मैन उसका, तो वो मैं आपको क्लिप दिखाना चाह रहा था, वो आप जरा देखिएगा। Serial protein Kane-127. Radiation complete. Set. Are you ready? Not really. I was just starting to enjoy myself. Well, tough. We'll see you in a minute, my friend. अब ये ब्लड I might find you. एक मेजर वेसल है और देयर कैप्टिंग फॉर्मेशन और अच्छा, अब ब्लड वेसल फॉर्मेशन में जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आर्टरी और कैपिलरी बेसिकली उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा, आर्टरी जो है इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वेसल्स। वेन्स को देखेंगे वो डिस्टेंसिबल नहीं है, जितनी आर्टरीज डिस्टेंड कर लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को टॉलरेट कर लेती हैं। वेन्स जो है वो लो प्रेशर वेसल्स हैं, इसीलिए अगर प्रेशर उनमें बढ़ता है तो वो रप्चर हो जाती है। इसी तरह कैपिलरीज भी जो हैं वो रप्चर बड़ी इजीली होती हैं, बड़ी फ्रिजाइल होती हैं। अच्छा, जब आर्टरी को देखते हैं ऑन योर लेफ्ट साइड, तो इसमें ल्यूमेन है आर्टरी का, और ल्यूमेन इज बाय लाइन बाय बेसल लैमिना, और ऑब्वियसली एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग है। उसके बाद जो है इलास्टिक फाइबर्स, स्मूथ मसल्स और लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो है ना वो आपको नजर आते हैं। इसी तरह कैपिलरी में देखेंगे तो उसमें बड़ा बारीक सा नेटवर्क है एंडोथेलियल सेल्स का, बेसल लैमिना का और पेरिसाइट्स का। वेस्कुलोजेनेसिस जो है इट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल फ्रॉम एंडोथेलियल सेल प्रिकर्सर्स। जो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उनसे या एंजियोब्लास्ट से जो न्यू ब्लड वेसल्स बनती, दैट इज वेस्कुलोजेनेसिस। और जब एक बड़ी ब्लड वेसल बन जाती है उसमें जब ब्रांचिंग शुरू होती है, दैट इज बेसिकली एंजियोजेनेसिस, व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल। बीवी डोनेट्स ब्लड वेसल बाय स्प्राउटिंग। ठीक है, जिस तरह शाखें निकलती है ना किसी दरख्त से, किसी पौधे से, उसी तरह बिल्कुल एक ये ब्लड वेसल्स में से छोटी छोटी वेसल्स निकलती हैं, दैट इज एंजियोजेनेसिस। अच्छा, अब आर्टियोजेनेसिस है सब्सिक्वेंट स्टेबलाइजेशन और मैच्योरेशन। उन्हीं की वो जो ब्रांचेस निकलती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड वेस्कुलेचर से, उसकी जो फर्दर मैच्योरेशन है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड आर्टीरियोजेनेसिस। और फिर कोलेटरलाइजेशन है। कोलेटरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे से नेटवर्किंग एस्टेब्लिश होती है इन न्यूली मेड ब्लड वेसल्स की। अच्छा, अब वेस्कुलोजेनेसिस बाद दफा कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस के साथ। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि जनरेशन है वेस्कुलोजेनेसिस फ्रॉम एंजियोब्लास्ट। एंजियोब्लास्ट बेसिकली प्रिकर्सर सेल्स हैं स्टेम सेल से जो निकलते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यही एंजियोब्लास्ट हैं। ये मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें एंडोथेलियल सेल्स बन जाते हैं, जिसमें स्टार्क सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना स्मूथ मसल सेल्स बन जाते हैं। ये किसी भी सेल्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, अब जब एंजियोजेनेसिस की बात करते हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन। ये बड़ा मेजर डिफरेंस है एज कम्पेयर टू वेस्कुलोजेनेसिस के। अच्छा, यहाँ आपको एंजियोजेनेसिस जो है आपको एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा अडल्ट लाइफ में। ऑब्वियसली जब इंजरीज होती हैं तो एंजियोजेनेसिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वेस्कुलोजेनेसिस आप जो है वो एम्ब्रियोनिक जो है ना वो लाइफ में देखते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ एक बात समझने की है, वो ये है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अलावा जो ट्यूमर है, ठीक है, समटाइम्स ट्यूमर आर रिलेटेड, और इसको कहा जाता है कि ट्यूमर बाज दफा एम्ब्रियोनिक जो प्रोसीजर्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं उनको जो है ना उनको डिपिक्ट कर रहा होता है, या वो अडेप्ट कर लेता है कि जिस तरह एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे हुआ है उसी तरह की करेक्टरिस्टिक्स लेके, ताकि अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसी तरह एंजियोजेनेसिस के लिए जिस तरह आप एग्जांपल लें तो वुंड हीलिंग है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसमें जो है वो एंजियोजेनेसिस होती है। वेस्कुलोजेनेसिस एब्सेंट होती है, लेकिन वेस्कुलोजेनेसिस लेटर जब ट्यूमर बहुत एडवांस स्टेजेस में चला जाता है तो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, बड़ा आपको
ट्यूमर और वेस्कुलर जो इंटरफेस समझ ना वो बड़ा जरूरी है, बड़ा मजेदार किस्म का इंटरेक्शन है, बड़ा मजेदार किस्म का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं ब्लड वेसल्स और जो है ना ट्यूमर है। अच्छा, अब यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड इन इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स किस तरह सपोर्ट कर रही हैं ट्यूमर को, वहां से क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ट्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो कि ट्यूमर को मिलती हैं। और वो ये है कि ऑक्सीजन दी जाती है, न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर, मेटाबॉलाइट्स जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं वो ट्यूमर को दिए जाते हैं। कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं पैराकाइन कहीं और से किसी दूर दराज टिश्यू से आ रहे हैं, ठीक है, ट्यूमर की एडहेसिवनेस के लिए उसको और ताकि ब्लड वेसल ज्यादा अच्छा उसमें पेनिट्रेट करें उसके लिए जरूरी है कुछ फैक्टर्स वो आते हैं। इम्यून सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, बोन मैरो ड्राइव प्रोजेनेटर सेल्स हैं जो कि यहाँ से ट्यूमर को मिलते हैं। और ट्यूमर बाद में इन्हीं इम्यून सेल्स को, ठीक है, इन्हीं मैक्रोफेजेस को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को फिर अपने फायदे के लिए यूज करता है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ वो यही ब्लड वेसल्स जो हैं जो ट्यूमर के अंदर होती हैं ट्यूमर को प्रोवाइड। अच्छा, अब इसमें ये बड़ा जरूरी है कि ब्लड वेसल अगर ट्यूमर को प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिशन, तो ट्यूमर क्या कर रहा है ब्लड वेसल के लिए? अब ट्यूमर जो है वो उलट काम कर रहा होता है, ठीक है। ट्यूमर क्या कर रहा है, एक तो इन्वेजिनेट करने की कोशिश करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, मेटास्टाइज करने की कोशिश करता है ब्लड वेसल के थ्रू, जो है वो मेटास्टाइज करता है, अपने सेल्स को भेजता है। इसी तरह कुछ एंजियोजेनेसिस रेगुलेटिंग प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रो कैगुलेंट हार्मोनल मेटाबॉलिक सिग्नल्स जो है वो भी यहाँ से भेजता है। अब वो यहाँ से एक ट्यूमर से सिग्नल निकले हुए हैं, वो जो है जो नियर और डिफरेंट ऑर्गन्स उन तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ट्यूमर कुछ माइक्रो वेसिकल्स जिनको एक्सोसोम्स कहते हैं, बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल रिसर्च में, उसमें कुछ ट्यूमर रिलेटेड स्पेसिफिक डीएनए, आरएनए, माइक्रो आरएनए, एसआईआरएनए, प्रोटीन्स वगैरह वो उस माइक्रो सेल्स में शेड होती हैं। आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है वो इस पे बेस कर रही है कि उन एक्सोसोम्स को जो है ना वो आइसोलेट किया जाए और उनको फिर जो है उनमें से जो है आरएनए या डीएनए एक्सट्रैक्ट करके ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए। और ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक स्टेज पे नहीं, डिफरेंट स्टेजेस में देखी जाए। ये नॉन इन्वेसिव बड़ा अच्छा मेथड है कि ट्यूमर की बायोप्सी किए बगैर आप ट्यूमर के अंदर की जो है ना कंडीशन को देख सकें। अच्छा, एंजियोजेनेसिस जो है फर्स्ट इस टर्म को जॉन हंटर ने 1787 में इंट्रोड्यूस कराया था और फिर इसको री इंट्रोड्यूस कराया था 1935 में ऑर्टर ट्रेमैन ने, जो कह रहा था कि जी ये नॉन कैंसर रिलेटेड ब्लड वेसल ग्रोथ था। बिल्कुल सही भी था, ठीक है, कि कैंसर में ही नहीं, सिर्फ ये नॉर्मल जो है जब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है तो ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी होती है किसी ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, वूंड हीलिंग के लिए, ताकि सेल्स को न्यूट्रिशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑब्वियसली जब नए ब्लड वेसल बन रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, वुंड हीलिंग की बात कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा बाद दफा कुछ डिजीजेज हैं जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें प्रोलिफरेटिव जो है मिलता है इसमें सिग्नल्स वगैरह। और इसके अलावा कैंसर, सोराइसिस, इसमें बहुत ज्यादा एंजियोजेनेसिस, वेस्कुलर जेनेसिस, एंजियोजेनेसिस हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जो ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली नई नई बन रही हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच एम्ब्रियोनिक लेवल पे, दैट इज वेस्कुलर जेनेसिस प्रोसेस। और फिर उसमें से जो स्पर्टिंग हो रही है और उसमें से फर्दर ब्लड वेसल्स बन रही, दैट इज एंजियोजेनेसिस। अच्छा, एंजियोजेनेसिस को एक दफा जो है ये हम उसी तरह ब्लड वेसल्स का जो है इसमें एक दफा स्ट्रक्चर फिर देख लेते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स हैं जो इनसाइड है ब्लड वेसल्स के, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो पेरिसाइट्स हैं, दिस आर बेसिकली स्मूथ मसल सेल्स, उनको पेरिसाइट्स कहा जाता है, जो कि आर्टरीज के इर्द गिर्द होते हैं, कैपिलरीज में भी होते हैं, ठीक है, और आर्टियोल्स में भी दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिम्फेटिक वेसल्स को अगर आप कंपेयर करते हैं जो कि आपके जो है राइट साइड पे ग्रीन से नजर आ रहे हैं, तो इसमें एनकरेज फिलामेंट्स एक एडिशनल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। लिम्फेटिक एंडोथेलियल सेल्स आर अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, लेकिन बट देयर बिहेवियर रिमेंबर्स मोर और जो है ना सिमिलर टू एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, वेसल एबनॉर्मलाइजेशन भी बाद दफा होता है कि जब ट्यूमर होता है, जब उसमें एंजियोजेनेसिस वगैरह हो रही होती है, या ट्यूमर लेटर स्टेजेस में जब बहुत एक्सपैंड कर जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं, वेस्कुलोजेनेसिस पे जाता है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। ये मतलब कि ये आप ये कहें कि जो ट्यूमर जो है अपनी एंजियोजेनेसिस जो बनाता है वो जरा इमेच्योर ब्लड वेसल्स होती है,
एक तो ये होती है कि पैरासाइट कवरिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। एंडोथेलियल सेल लाइनिंग जो है पुअर होती है, जो डायलेटेड होती हैं, लीकी होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा हाइपर परमिएबल होती हैं, इनमें से फ्लूइड लीक करता है। इसके अलावा इंटरवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होने के बड़े चांसेस होते हैं। अब नॉर्मल डायलेटेशन और टॉर्चुसिटी जो है ना वो आपको इनकी ब्लड वेसल्स की मिलती है। अच्छा, अब प्रोसेसेस क्या, अब क्यों शुरू हो जाती है, क्यों एंजियोजेनेसिस होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये होता है कि उस साइट पे एंडोथेलियल प्रोजेनेटर्स जो है, ये एंजियोब्लास्ट जो है वो आते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट है उस जगह की, उस इंजरी की, तो वो प्रोजेनेटर्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि यहाँ ब्लड वेसल्स को ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद जो है यही एंजियोब्लास्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रिमिटिव नेटवर्क बनाते हैं एंडोथेलियल ट्यूब्स का, जिसको वेस्कुलर कहा जाता है। उसके बाद जब एक बड़ी ट्यूब बन जाती है, एक बड़ी वेसल बन जाती है, उसके बाद वहां से स्पर्टिंग शुरू होती है, वेस्कुलर प्रोजेक्शंस, ठीक है। जो एंजियोजेनेसिस होती है, जब बन जाती है एंजियो वेसल कंप्लीट हो जाती है, उसकी ब्रांचिंग हो जाती है, उसके बाद उसको रीमॉडल किया जाता है और उसकी डाइवर्सिफिकेशन, उस ल्यूमन को मिच्योर किया जाता है ताकि लीकी कम से कम। नॉर्मल प्रोसेस में ये कम लीकी होती हैं और प्रॉपर ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो अब नॉर्मल सिग्नल्स जो ट्यूमर जनरेट करता है उसमें ये ब्लड वेसल्स जो है वो लीकी हो जाती है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये फिर वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस का एक जो है डिफरेंस है, और वो जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजियोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेट्स टू एन एंजियोजेनिक ग्रेडियंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं ट्यूमर से जो कि सेल्स को एंजियोजेनेसिस करने पे मजबूर करते हैं, जो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, प्रोटियोलाइसिस में हेल्प करते हैं उस कोलेजन को, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, ताकि ब्लड सेल्स जो है वो ग्रो करें। और ये किस तरह करते हैं, यही एंजियोजेनिक ग्रेडियंट्स हैं जो इसमें जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो पेरिसाइट्स को जो है वो सिग्नल्स देते हैं कि वो मेच्योर एंड रीमॉडल करें, डिफ्रेंशिएट करें, और फिर वो जहाँ पहले से एस्टेब्लिश ब्लड वेसल्स हैं वहां से स्पर्टिंग शुरू होती है और एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। अच्छा, अब एंजियोजेनेसिस के लिए, ठीक है, अब क्या होता है कि वही ना कि वो एक डायलॉग भी है ना किसी फिल्म का कि जी वो जब जो है ना आप सिंसियरली किसी चीज को चाहें तो सारा जो कुदरत है ना उस चीज को मिलाने में या आप तक पहुंचाने में ना वो लग जाती है। तो इसी तरह ही होता है कि मैंने सिस्टम और या एक ट्यूमर जो है जब ये चाहता है कि एक ब्लड वेसल से उसको सप्लाई मेंटेन हो, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, वो हाइपॉक्सिक कंडीशन से गुजर रहा है, उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहां जो बोन मैरो से जो सेल्स आ रहे होते हैं, जो इंटरस्टिशियम में जो सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मेंजियोब्लास्ट हैं, ये सारे हेल्प करते हैं उन फैक्टर्स को रिलीज करने में जो कि ब्लड वेसल को किसी खास जगह से थोड़ा सा डिसोसिएट करता है एंडोथेलियल सेल्स में, गैप्स में, और इन एंडोथेलियल सेल्स को, ठीक है, उन चेंज करता है कुछ स्टार्क और स्टिप सेल्स में, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह एक्चुअली एंजियोजेनेसिस होती है। ट्यूमर associated endothelial cells were recently found to contain a subset of cells with multi-potential। अच्छा, अब होता ये है कि जो उसमें लोकली ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, वो माइक्रो एनवायरनमेंट का भी हमारा इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा, उसमें बताएंगे कि माइक्रो एनवायरनमेंट किस तरह डिक्टेट कर रहा है इस सारे जो है ना ट्यूमर की प्रोग्रेशन में, ठीक है। वो जो यही सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ट्यूमर सेल से जो कुछ फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं वो इनको मॉडिफाई करते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इनसाइड ए ब्लड वेसल्स, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सम प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीलिसिस करते हैं, और यहाँ से ये सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं एंजियोजेनेसिस करने के लिए। तो एंजियोजेनेसिस को यहाँ हम रोकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो पार्ट होगा उसमें एंजियोजेनेसिस के मुतालिक थोड़ा बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।